सो हेलो एंड वेलकम, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, हम क्लास 10th का चैप्टर कर रहे थे और हमने काफ़ी कुछ इस चैप्टर के रिलेटेड पढ़ लिया है। चैप्टर बहुत बड़ा है क्योंकि हिस्ट्री का पार्ट है और पढ़ते पढ़ते हम लोग पार्ट 6 पे आ चुके हैं। पार्ट 6 अगर आपने इससे पहले पार्ट 5 तक देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो पार्ट 5 जरूर देखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे रखे हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ हमारे ऐप पे ज़रूर जुड़िए, स्कैन करिए, डाउनलोड करिए हमारे सारे नोट्स। हमने पिछली जितनी भी क्लासेस हुई है ना, उन पूरी क्लासेस के अंदर हमने बात क्या करी थी, हमने बात करी थी कि जब फ्रांस की क्रांति हुई, फ्रांस में नेशनलिज्म फैला, तो फ्रांस में नेशनलिज्म फैलने के बाद जर्मनी, इटली, इनमें किस तरीके से राष्ट्रवाद की फीलिंग को पैदा करा गया, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन करा था। हमने ये समझने की कोशिश करी थी कि जो राष्ट्रवाद पैदा होता है वो फ्रांस के कारण हो सकता था और इसी वजह से दूसरे यूरोप की कंट्री में राष्ट्रवाद फैला। राष्ट्रवाद फैलने का रीजन, प्रोसेस हमने पिछली वीडियोस के अंदर काफ़ी डिटेल में समझने की कोशिश भी कर ली। अब उसमें से एक केस ब्रिटेन के बारे में समझाया जा रहा है कि ब्रिटेन जो दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री, जिसने भारत को गुलाम बनाया और भारत में ये सबसे पहले अपने देश के सिचुएशन को सॉल्व करके फिर हमारे भारत देश के अंदर गुलाम हमें बनाने के लिए आए थे। और आज हम बात करने वाले हैं कि ब्रिटेन के अंदर किस तरीके से नेशनलिज्म फैला होगा, किस तरीके से वहाँ पे पूरा ग्रेट ब्रिटेन, जिसे आप बोलते हो दुनिया का सबसे अमीर देश या दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री, उनका क्या केस था, उसे समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। बट अगर आपको बता दूं, अमेरिका के बारे में भी नहीं बताया हुआ इस क्लास के अंदर, चाइना के बारे में नहीं, भारत के बारे में नहीं, जापान के बारे में नहीं, दूसरी और कंट्री के बारे में नहीं बताया गया, क्योंकि इस चैप्टर का नाम सिर्फ यूरोप के अंदर जो नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद है, उसके बारे में बताने की कोशिश करी गई है। सो लेट्स टॉक अबाउट ब्रिटेन स्टोरी। तो ब्रिटेन के बारे में क्या है? स्टेज केस ऑफ ब्रिटेन। द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट इन द ब्रिटेन डिड नॉट हैपन बिकॉज ऑफ सडन अपहील और द रेवोल्यूशन। अगर हम पूरे ब्रिटेन की बात करें तो पूरे ब्रिटेन के अंदर कोई किसी प्रकार की कोई क्या कहते हैं क्रांति नहीं हुई, अचानक से कोई उथल पुथल हमें देखने को नहीं मिला। इट वॉज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रोन आउट प्रोसेस। बिफोर द 18th सेंचुरी देर वॉज नो नेशन ब्रिटिश। अगर हम 18th सेंचुरी से पहले की बात करें तो ऐसा कोई देश था ही नहीं, ब्रिटिश कोई देश था ही नहीं। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, द ब्रिटिश एल्स डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एथनिसिटी लाइक इंग्लिश, वेल्स, स्कॉटिश एंड आयरिश पीपल। मतलब कि अगर 18वीं शताब्दी से पहले हम देखें तो पूरा का पूरा जो आज ब्रिटिश आपको दिखाई दे रहा है वो 4 अलग अलग लोगों के, अलग अलग जातीय लोगों के बीच में बटा हुआ था। स्कॉटिश, स्कॉटलैंड वाले, वेल्स ये वाला पार्ट, इंग्लिशमैन इंग्लैंड में रहते थे, और ये पूरा आ गया आपका आयरलैंड। यानी कि 4 पार्ट मिलके ब्रिटेन बनता है। लेकिन पहले 18वीं शताब्दी से पहले ये ब्रिटेन नहीं था, और ब्रिटेन नहीं था तो हर एक ग्रुप जो था उसके अपने खुद के कल्चर होते थे और अपना खुद का पॉलिटिकल ट्रेडिशन देखने को मिलता था। यानी कि सिंपल शब्दों में हमने क्या समझा? सिंपल शब्दों में हमने ये समझा कि ब्रिटेन जो आज हमें दिखाई दे रहा है वो 18वीं शताब्दी से पहले था ही नहीं। 18वीं शताब्दी से पहले पूरा का पूरा ब्रिटेन 4 हिस्सों में डिवाइड था, स्कॉटलैंड में, वेल्स में, इंग्लिश में और आयरलैंड में। इनका अपना खुद का कल्चर होता था, अपनी खुद की भाषा होती थी, अपने खुद के पॉलिटिकल फंडे जो होते थे वो इनकी अपनी कंट्री के अंदर इन्हें देखने को मिलते थे। अब एक एक करके बात करेंगे कि पहले किस देश के साथ क्या हुआ, फिर किस देश के साथ हुआ, फिर किस देश के साथ क्या हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, जो अगर इंग्लिश नेशन की बात करें, जो इंग्लिश मतलब पूरे के पूरे जो इंग्लैंड की अगर बात हो रही है, वहाँ पे इंग्लिश पीपल हैं, तो वहाँ पे एक रेवोल्यूशन हुआ एंड दिस इज कॉल्ड द ग्लोरियस रेवोल्यूशन। ग्लोरियस रेवोल्यूशन 9 इयर्स वॉर वहाँ पे चला, और आप देख सकते हो इसकी लोकेशन इस टाइम पे 1668 के अंदर ये रेवोल्यूशन चला था। और ब्रिटिश आइल्स, इसका आउटकम्स ये हुआ कि कैथोलिक जेम्स सेकंड रिप्लेस कर दिए गए एज किंग बाय हिज प्रोटेस्टेंट डॉटर मैरी सेकंड एंड हर हस्बैंड विलियम थर्ड। यानी कि यहाँ पे राजा का शासन था। और उसके बाद जब ये रेवोल्यूशन चालू हुआ तो क्या हुआ, द इंग्लिश पार्लियामेंट सीज पावर फ्रॉम द मोनार्की इन 1688। जब ये रेवोल्यूशन हुआ, ग्लोरियस रेवोल्यूशन जब ब्रिटेन में देखने को मिला, ये एनसीईआरटी के अंदर मेंशन नहीं है उस तरीके से। उस समय में पार्लियामेंट चलती थी लेकिन मोनार्की के अंडर में ही सारी चीजें आती थी। और 1688 के अंदर पूरे इंग्लिश मैन जो थे वहां पर संसद पर कब्जा कर लेते हैं। आप देख सकते हो अंग्रेजी संसद ने लंबे संघर्ष के बाद 1688 में राजशाही तंत्र से सत्ता छीन ली। यानी कि 1688 से पहले पूरे इंग्लिश के अंदर यानी कि इंग्लैंड के अंदर राजाओं का शासन होता था, और
पार्लियामेंट सही तरीके से नहीं चलती थी। और पार्लियामेंट अगर नहीं होगा तो लोगों को राइट टू वोट मिलेगा नहीं, राइट टू वोट नहीं मिलेगा तो जनता, जो पार्लियामेंट के अंदर नेता बैठ रहे हैं वो नेता जनता के द्वारा सिलेक्ट नहीं होंगे। तो ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं। लेकिन फाइनली क्या होता है दोस्तों, फाइनली ये होता है कि द इंग्लिश पार्लियामेंट वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन फॉरगोइंग द नेशन स्टेट ऑफ ब्रिटेन द एक्ट ऑफ द यूनियन 1707 बिटवीन द इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। हुआ ये कि 1707 के अंदर वहां पे एक पार्लियामेंट बनाया गया जिसमें स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के लोग आपस में मिल गए, और उस समय इंग्लैंड का नाम बदलकर द यूनाइटेड किंगडम द ग्रेट ब्रिटेन रख दिया गया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। यानी कि अब स्कॉटलैंड का हिस्सा और इंग्लैंड का हिस्सा दोनों एक साथ मर्ज हो गया। और ये किसके अकॉर्डिंग हुआ, ये हुआ एक्ट ऑफ यूनियन। अब देख सकते हो एक्ट ऑफ द यूनियन, यानी कि स्कॉटलैंड का और ब्रिटेन का एक ही पार्लियामेंट होगा। और ये कब हुआ दोस्तों, 16 जनवरी 1707 के अंदर। 16 जनवरी 1707 के अंदर स्कॉटलैंड और ब्रिटेन एक हो गया था, और फिर अब इनकी जमीन जो है बढ़ गई। इन दिस यूनियन इंग्लैंड वॉज डोमिनेंट पार्टनर। अब इंग्लैंड, जो इंग्लिश पीपल लोग थे, क्योंकि पार्लियामेंट तो ये वही लोग थे जिन्होंने ग्लोरियस रेवोल्यूशन चलाया, राजा का शासन खत्म करा और पार्लियामेंट को लेके आ गए। और जब पार्लियामेंट को लेके आए ये लोग, तो उसके बाद राजा का शासन पूरी तरीके से खत्म हुआ, लेकिन स्कॉटलैंड के लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट आनी चाहिए। तो स्कॉटलैंड के लोगों ने ब्रिटेन के साथ मिलकर, मतलब इंग्लैंड के साथ मिलकर द ग्रेट ब्रिटेन बना दिया, यानी कि ब्रिटेन ग्रेट ब्रिटेन बन गया। लेकिन इंग्लिश लोग जो थे, यानी कि इंग्लैंड के जो लोग थे, उनकी पावर ज्यादा थी। तो आप कह सकते हो कि एंड दस द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय द इंग्लिश मेंबर। अब क्योंकि स्कॉटलैंड अगर हम देखने की कोशिश करें यहाँ से, ये यहाँ पे स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, इन दोनों को मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन बन जाता है। ग्रेट ब्रिटेन बनने के बाद जो पार्लियामेंट इनकी बनती है, उसमें इंग्लिश जो लोग थे इनकी डोमिनेंट, यानी कि इनकी संख्या ज्यादा थी। तो ऐसे में जिनकी जनसंख्या ज्यादा होती है तो चलेगी तो उन्हीं की। तो इसीलिए द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय द इंग्लिश मेंबर। आप देख सकते हो बाय कैमरल लेजिस्लेचर था। 1707 से लेके 1707 से लेके 1800 लगभग तक स्कॉटलैंड और इंग्लैंड की एक ही पार्लियामेंट थी। पार्लियामेंट बाय कैमरल थी, जैसे हमारे इंडिया के अंदर पार्लियामेंट बाय कैमरल है, लोकसभा राज्यसभा। ऐसे यहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जैसे हम राज्यसभा बोलते हैं, वहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है। हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे हम लोकसभा बोलते हैं, इनके यहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। बहुत अच्छी तरीके से पार्लियामेंट्री सिस्टम चल रहा था। जो लॉ इंग्लैंड में पास होता था वही लॉ स्कॉटलैंड में पास कर दिया जाता था। तो इस तरीके से स्कॉटलैंड और इंग्लैंड 1800 के लगभग एक साथ रहे। अब कहानी आगे बढ़ती है, कहानी आगे ये बढ़ती है कि द ब्रिटिश आइडेंटिटी ग्रो। जो ब्रिटिश आइडेंटिटी थी, यानी कि ब्रिटिशर्स, ये लोग जो थे, जो रेड में आपको दिखाई दे रहे हैं, इनकी सोच और इनके विचार बढ़ने लग गए। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है ब्रिटिश पहचान स्कॉटलैंड संस्कृति और राजनीतिक संस्थाओं के संकट में बढ़ी। स्कॉटलैंड, द स्कॉटिश हाईलैंड वर इनहैबिटेड बाय द कैथोलिक क्लेम्स एंड दे फेल्ट टेरिबल रिप्रेजेंटेशन वेयर दे अटेम्प्ट द एसेट ऑफ देयर इंडिपेंडेंस। यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्कॉटलैंड हाईलैंड्स कैथोलिक कुलों द्वारा बसाए गए थे। जब उन्हें अपनी स्वतंत्रता का दावा करने का प्रयास करा, उन्हें भयानक दमन का महसूस करना पड़ा। मतलब मेन बात ये कि जब ये पार्लियामेंट बनी थी ना, तो ये जो स्कॉटलैंड के लोग थे ये कैथोलिक लोग थे। अगर आपको कैथोलिक के बारे में पता नहीं है तो आप पहले से फाइंड आउट करिए कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स कौन होते हैं। कैथोलिक वो लोग होते हैं जो जीसस को मानते हैं, लेकिन प्रोटेस्टेंट्स वो लोग होते हैं जो जीसस के साथ साथ उनकी मदर को भी मानते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स में। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जब इनका पार्लियामेंट बना तो इंग्लिश जो लोग थे, इंग्लिश लोग, इनका डोमिनेंस ज़्यादा था इन लोगों के ऊपर। और स्कॉटलैंड के जो लोग थे अपने आप को हमेशा डरा और सहमा महसूस किया करते थे। ऐसे में वो उनके खुद की लैंग्वेज बोलने से मना करते थे, उनकी खुद की ड्रेस पहनने से मना करते थे। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हमें देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं आयरलैंड की। आयरलैंड भी एक अलग जगह थी। अगर आप देखें तो आयरलैंड के अंदर भी प्रोटेस्टेंट्स की संख्या ज़्यादा है और कैथोलिक की संख्या ज़्यादा है। मतलब प्रोटेस्टेंट्स मतलब वही क्रिश्चियनिटी, क्योंकि यूरोप में तो क्रिश्चियन धर्म ज़्यादा है ना, तो यूरोप के अंदर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स की संख्या ही हमें देखने को मिलती है। कैथोलिक, अगर आप लोग 11th क्लास में जाओगे तो कैथोलिक और के बारे में और प्रोटेस्टेंट्स के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है।
ओल्ड टेस्टिमोनियल, न्यू टेस्टिमोनियल से सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो अगर हम आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड के अंदर भी सेम इसी चीज़ को लेके बहुत दिक्कत हो रही थी, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा हमें आयरलैंड के अंदर विभाजन देखने को मिल रहा था। लेकिन अगेन मैंने क्या कहा, 1704 के अंदर जब इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड के साथ एक्ट ऑफ द यूनियन साइन कर लिया, तो अब स्कॉटलैंड फालतू नहीं बोल सकता। अब वो कोई ना कोई अटैक करेंगे जिससे वो आयरलैंड का हिस्सा भी अपने हिस्से में कर ले। तो ये मेन डिफरेंस है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में। अगर आपको पढ़ना है, जानना है, तो आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं और कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। अब बात करते हैं कि जो प्रोटेस्टेंट्स आयरलैंड के अंदर थे उनका डोमिनेंस ज़्यादा था, कैथोलिक थ्रू द इंग्लिश हेल्प। और जो कैथोलिक लोग थे, क्योंकि कैथोलिक जो लोग थे वो इंग्लिश यानी कि इंग्लैंड की मदद लेके ही आयरलैंड के अंदर अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे थे। ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में एक आयरलैंड के लोगों ने एक वॉर लड़ा 1908 के अंदर। आयरलैंड के लोग जो प्रोटेस्टेंट्स थे उन्होंने वॉर लड़ा कैथोलिक के खिलाफ, और कैथोलिक जो थे वो इंग्लैंड से मदद ले रहे थे। तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों, ऐसे में आपको पता है आयरलैंड हार जाएगा। और 1801 के अंदर एक साइन होता है यूनियन विद आयरलैंड एक्ट 1800। इससे क्या होता है, इससे पूरी तरीके से जो आयरलैंड है वो भी किसका पार्ट बन जाता है, ग्रेट ब्रिटेन का। तो आप ये देख सकते हो, द इंग्लिश कल्चर वॉज प्रोपोगेट फोर्सफुली टू फोर्ज अ न्यू ब्रिटिश नेशन। द ओल्डर नेशन सर्वाइव्ड ओनली एज सबऑर्डिनेट पेरेंट इन द यूनियन। मतलब कि एक ब्रिटिश राष्ट्र बनाने के लिए ज़बरदस्ती करी गई और यहाँ से पूरी तरीके से ब्रिटिश राष्ट्र बन जाता है। और वहाँ पे 1801 के अंदर जॉर्ज थर्ड जो है एक नए राजा बनते हैं। लेकिन ऑफकोर्स पार्लियामेंट्री सिस्टम जो था वहाँ पर था। एक अच्छी बात ये रही कि यहाँ पे संविधान शुरू से अलाउ रहा। और यहाँ पे देख सकते हो अपर हाउस, लोअर हाउस, जैसे मैंने बताया अपर हाउस राज्यसभा होता है, लोअर हाउस लोकसभा होता है, लेकिन वहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स हमें देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जब से क्या कहते हैं स्कॉटलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड एक साथ हुआ है, ये पूरा ग्रेट ब्रिटेन बन गया है, जब से वहाँ पे राजा का सिस्टम रहा है। जॉर्ज थर्ड, जॉर्ज फोर्थ, विलियम फोर्थ, विक्टोरिया, एडविन सेवन, जॉर्ज फिफ्थ, उसके बाद क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, थर्ड, अभी चार्ल्स विलियम थर्ड जो है वहाँ के राजा बने हुए। लेकिन इस यूनियन के तहत ये पूरा का पूरा ग्रेट ब्रिटेन आज भी बना हुआ है। अच्छी बात यहाँ पे ये रही कि राजा के होने के बावजूद भी यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम रहा है। तो ये बहुत यूनिक बात थी। आई होप आपको ब्रिटिश का स्ट्रेंज केज एनसीईआरटी के कंपैरिजन में समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। एंड तक आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए, और आपको अधिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे साथ ऐप पे जरूर जुड़िए। दिस इज इट इन दिस वीडियो।